नमस्कार साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम रिव्यू में। दोस्तों, आज आपके लिए असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी यानी कि IDD के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का थर्ड पेपर। और ये जो थर्ड पेपर है, इससे हम लोग महत्वपूर्ण 30 MCQs को करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कम समय में आपको बहुत बेहतर बनाएंगे ये। तो जितने भी भाई बहन हैं, मैं एक बार रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूं कि इन क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। महज 15 से 20 मिनट में आपके ये सभी क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा मान के चलिएगा, 2 नंबर वाले भी क्वेश्चन क्वेश्चन कहां से बनते हैं, इसका पूरा क्राइटेरिया आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है। NRT का फुल फॉर्म, और हो सकता है NRT से आपसे कह दे कि भाई NRT क्या है, इसकी परिभाषा भी आपसे पूछते। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ये पेपर में पूछे जाने वाले ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो पहला ऑप्शन क्या होगा? नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। ठीक है भैया। नेक्स्ट है भैया MChat। और MChat बहुत बार क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा गया कि भाई MChat क्या है। ठीक है। MChat क्या है, ये आपसे क्वेश्चन 2 नंबर में बहुत बार पूछा गया। पिछले 3-4 सालों में 1-2 बार तो क्वेश्चन आपका रिपीट होकर के आया ही आया। MChat क्या है? एक स्क्रीन टूल। इसका उपयोग किस स्थिति या विकार की पहचान करने के लिए किया जाता है? मॉडिफाइड चेकलिस्ट की बात होती है। ठीक है। बताओ भैया। ये होता है ऑटिज्म के लिए। किसके लिए होता है? ऑटिज्म के लिए होता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भैया क्वेश्चन नंबर 3। आप सभी को पता होगा, फर्स्ट ईयर में आप सभी ने फाइल भी इसकी एक बनाई होगी, जहां पर आपने SLD, ASD और ID बच्चे पर काम किया होगा। IEP का पूरा नाम आप क्या कहोगे? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। कहां पर है? तो आप कहोगे सर ए ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट है भैया, ये दोनों टूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों के दोनों टूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे पूछ लेता है कि भाई बौद्धिक अक्षमता के जो आप कह सकते हो मूल्यांकन के लिए या असेसमेंट के लिए, आप कहोगे सर 2 टूल के बारे में बताओ। तो यहां पे देखो, या मूल्यांकन के लिए नहीं भी होते, ठीक है, असेसमेंट के लिए होते हैं। असेसमेंट का मतलब आकलन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पेपर में लिखा हो इंग्लिश में इवैल्यूएशन, ठीक है, अगर इंग्लिश में लिखा हो इवैल्यूएशन और हिंदी में लिखा हो आकलन, तो भी आप इवैल्यूएशन के बारे में लिखना, हिंदी वाले शब्द को ना देखना। अगर वहां पर लिखा हो मूल्यांकन हिंदी में और इंग्लिश में लिखा हो असेसमेंट, ठीक है, तो जो असेसमेंट है उसको आप लोग क्या कहते हो? उसको आप लोग आकलन कहते हो। ठीक है। और वहां पर हिंदी में आपको मूल्यांकन लिखा मिले तो भैया मूल्यांकन के बारे में ना लिखना। मूल्यांकन और आकलन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। मैंने शॉर्ट की वीडियो में आपको बताया भी है कि भाई मूल्यांकन क्या है और आकलन क्या है। ठीक है। तो याद रखना, असेसमेंट का है तो आकलन के बारे में लिखना इंग्लिश का शब्द, और इवेल्युएशन का है तो आप मूल्यांकन के बारे में लिखना। इसका विशेष ध्यान रखना भैया। बेसिक MR बिहेवियर असेसमेंट स्किल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन और MDPS टूल का उपयोग मुख्य रूप से किस श्रेणी के बच्चों के आकलन के लिए किया जाता है? तो आप कहोगे सर ऐसे बच्चे जो होते हैं वो हमारे ID बच्चे होते हैं, बौद्धिक अक्षम बच्चे होते हैं। ठीक है। MDPS में कितने कौशल क्षेत्र होते हैं? बेसिक MR में कितने कौशल क्षेत्र होते हैं? कितने क्वेश्चंस होते हैं? किसने इसको विकसित किया? ये सारी चीजें पढ़ करके जाना भैया। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, कौन सा टूल भारत में डिसलेक्सिया और विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता के आकलन के लिए, यहां पर भी आकलन कर लो भैया, आकलन के लिए विकसित किया जाता है? कौन सा टूल होता है? तो आप कहोगे सर डिसलेक्सिया असेसमेंट फॉर लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपका डाली हो जाएगा। ठीक, ये आपका डाली हो जाएगा। नेक्स्ट है भैया क्वेश्चन नंबर 6, सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्र की प्रविष्टि, एंट्री लेवल और प्रगति की निगरानी करने वाले आकलन को कहा जाता है? सीखने की प्रक्रिया के दौरान जो है, यहां पर भी भैया आकलन कर लेना, यहां पर भी आकलन कर लेना, इंग्लिश वाले शब्द को देख लेना एक बार। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि कभी भी आप इंग्लिश के शब्दों को ट्रांसलेट करोगे तो वो असेसमेंट को जो है मूल्यांकन ही लिख करके दे देता है, लेकिन असेसमेंट का मतलब आकलन होता है। इस बात का विशेष ध्यान रख लेना। ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस इंग्लिश में है और जो भी चीजें कभी अगर गलत होती हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया होता है तो इंग्लिश वाले शब्द को ही वहां पर सही माना जाता है। इसका विशेष ध्यान रखना। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया के दौरान आपसे पूछ लेगा, सीखने की प्रक्रिया चल रही है तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया के दौरान फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। सत्र के अंत में ऐसे लिखा हो, सत्र के अंत में जो मूल्यांकन किया जाएगा, सॉरी जो असेसमेंट किया जाएगा वो आपका समेटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट है भैया कार्स 2 संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कार्स 2 चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल। ठीक है, नेक्स्ट है भैया आपका FSCP फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग का उपयोग किस स्तर के बच्चों के लिए किया जाता है? देखो भाई, जब आपने FSCP पढ़ा होगा तो जो हमारे बौद्धिक अक्षम बच्चे होते थे इनकी क्लास का निर्धारण करता था, कक्षाओं का निर्धारण करता था। ठीक है, स्कूल जाने की उम्र के बौद्धिक दिव्यांग ID बच्चों के लिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ग्लैड की तरफ, ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस का उपयोग किस कौशल या अक्षमता मूल्यांकन के लिए किया जाता है? ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस, आपको कहोगे सर ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस जो होता है वो SLD के लिए होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जब किसी परीक्षण में छात्र के प्रदर्शन की तुलना पूर्व निर्धारित मानक या क्राइटेरिया से की जाती है। अब देख लो भैया, एक यहां पर हमने परिभाषा ही आपको दे दी। ठीक है, जब किसी परीक्षण में छात्र के प्रदर्शन की तुलना पूर्व निर्धारित मानक या क्राइटेरिया से की जाएगी। जब पूर्व निर्धारित मानक या क्राइटेरिया से किसी भी बच्चे की तुलना की जाएगी, किसी भी कह सकते हैं मानक की तुलना की जाएगी, ठीक है, किसी भी छात्र की तुलना की जाएगी तो हम उसको क्या कहेंगे? क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट। क्या कहेंगे? क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट। और परिभाषा आपसे पूछता है आपके पेपर में। ठीक है, ISAA का पूरा रूप क्या है? आप सभी को पता है, इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म। यही है? बिल्कुल भैया, यही है। ठीक है, इसके बाद में किसी बच्चे की ताकत और कमजोरी का पता लगाने के लिए पाठ्यक्रम के अंत में किया जाने वाला असेसमेंट, फिर से यहां पर कह रहा हूं असेसमेंट, अभी मैं आपको बता के आया पाठ्यक्रम के अंत में किया जाने वाला असेसमेंट, तो आपने कहा सर समेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। भैया चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। एग्जाम ट्रिकी परिवार, आप सभी ने 86,000 का परिवार बनाया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विशिष्ट अधिगम अक्षमता से पीड़ित बच्चों में किन कौशलों का मूल्यांकन किया जाता है? भाई जो विशिष्ट अधिगम अक्षमता है तो भाई सीधी सी बात है कि उनको पढ़ना, लिखना, गणित के कौशल, स्मृति, ध्यान, सुनना, बोलना सबका किया जाएगा। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। DSM-5 का पूरा नाम डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल, आपका 5th एडिशन जो होता है, ठीक है, और किसके लिए? मेंटल डिसऑर्डर के लिए। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट भैया उपनयन, पेपर में पूछा गया प्रश्न है भैया, उपनयन आपसे पेपर में पूछ लेता है।
उपनयन के बारे में, तो याद कर लेना, पढ़ लेना, फिर ना कहना बताया नहीं था। ठीक है, उपनयन और पोटाज गाइड। ठीक है, पोटाज गाइड टू अर्ली इंटरवेंशन का उपयोग मुख्य रूप से किस वर्ग आयु वर्ग के लिए किया जाता है? तो ये भैया किया जाता है, देखो भैया, अर्ली एजुकेशन के लिए किया जाएगा तो प्री स्कूल लेवल के लिए किया जाएगा। ठीक है, प्री स्कूल लेवल के लिए किया जाएगा, तो कहोगे सर पूर्व स्कूली स्तर के लिए, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एमडीपीएस का पूरा नाम मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम, सी ऑप्शन। नेक्स्ट भैया, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन उपकरण शिक्षक द्वारा अपनी कक्षा की आवश्यकता के अनुसार खुद तैयार किया जाता है? अब देखिए भैया, शिक्षक के द्वारा अपनी कक्षा के अनुसार, और इसको किसको, तो देखो 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, टीचर मेड टेस्ट क्या है? शिक्षक अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी मूल्यांकन को तैयार कर लेता है, किसी भी मूल्यांकन उपकरण को अपनी शिक्षक अपनी कक्षा के अनुसार तैयार करता है, तो वो क्या होता है? टीचर मेड टेस्ट होता है, शिक्षक निर्मित परीक्षण होता है, और आपके पेपर में 2 नंबर में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, तो इसको भी याद करते हुए चलेगा, हर एक प्रश्न आपके लिए चुनिंदा लेकर के आया हूं। इसके बाद जब मैं आपको मॉडल पेपर कराऊंगा तो वहां पर आपको सारी चीजें और अच्छी क्लियर हो जाएंगी, और बचा कुचा एक जो भी वीडियो होगी उसमें आपको चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। 1 से 2 वीडियो में हर चीज आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, विकासात्मक अक्षमता वाले बच्चों के मूल्यांकन, यहां पर भैया कर लो भैया असेसमेंट। ठीक है, प्रोसेस का पहला चरण क्या होता है? देखो भैया, असेसमेंट प्रोसेस का जो पहला चरण होता है वो होता है स्क्रीनिंग। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जांच। और इसी को हम लोग, इसकी परिभाषा क्या कहते हैं? समग्र जनसंख्या में उन व्यक्तियों की पहचान करना जिनमें अगर हम कोई हस्तक्षेप करते हैं तो उनको लाभ हो जाए। विलियम पी के अनुसार ये परिभाषा थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 19, आरंभ टूल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आरंभ टूल लगाया ही जाता है भैया प्री स्कूल लेवल पर, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बच्चों का आकलन करना और सहायता करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, BCSLD। भाई BCSLD नाम से स्पष्ट है, SLD देख लो भैया, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। आप आगे का ना पता हो फिर भी आप SLD देख लिए ना, तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी मार दो, भी ऑप्शन सही। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट का मुख्य लाभ क्या है? बताओ भैया। यह क्या करता है? यह जानने में मदद करता है कि छात्र ने विशिष्ट कौशल को सीखा है या नहीं। ठीक है, गंभीर और बहु दिव्यांगता वाले छात्रों के मूल्यांकन में विशेष शिक्षक की क्या भूमिका होगी? जल्दी से बताइए। अरे भाई, विशेष शिक्षक बच्चे को पहचान करके उसके लिए आईपी भी बनाता है, व्यक्तिगत शिक्षा योजना भी बनाता है, उसकी आवश्यकताओं की भी पहचान करता है, उसके मूल्यांकन की रणनीतियां भी बनाता है, माता पिता का भी मार्गदर्शन देता है। तो भैया डी ऑप्शन को लगा दो, सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर, बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए FACP PMR यानी कि फंक्शन असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन चेकलिस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किस स्तर के बच्चों के लिए किया जाता है? अब देख लो, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन नाम से ही स्पष्ट है, तो भैया लिख दो गंभीर और गहन बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, मूल्यांकन के बाद दस्तावेजीकरण और रिपोर्ट लेखन क्यों आवश्यक है? भाई मूल्यांकन के बाद में दस्तावेजीकरण और रिपोर्ट लेखन क्यों आवश्यक है? बताओ भैया। बच्चे की प्रगति को आकलन करने के लिए, बच्चे की आईपी बनाने के लिए, जो भी प्रमाणन प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, DTRD का पूर्ण रूप क्या है? DTRD देखो भाई, डायग्नोस्टिक टेस्ट तो लगा ही रहेगा क्योंकि डायग्नोस्टिक है। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट जहां पे लिख जाए टेस्ट टूल नहीं होगा, ट्रीटमेंट नहीं होगा, ट्रेनिंग नहीं होगी, यही होगा भैया। ठीक है, लगा दो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 26 पर मूल्यांकन, सॉरी यहां पर भी देखो भैया, इसको ऐसे काट दो और आकलन कर लो। ठीक है, इसीलिए आकलन और आपके मापन में क्या अंतर है? भैया मापन
मापते हो तो केवल क्वांटिटी मापते हो, जबकि किसी चीज का आकलन आप करते हो तो उसकी गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों चीजें आप मापते हो। ठीक है, तो यहां पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है। आईएसएफ का सॉरी आईसीएफ है, माफ कीजिएगा भैया, आईसीएफ है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित बच्चों के मूल्यांकन में व्यवहारिक और कार्यात्मक शैलियों का आकलन क्यों किया जाता है? भाई क्यों किया जाएगा आकलन? बच्चे की व्यवहार को जानने के लिए, दैनिक जीवन को जानने के लिए, दैनिक क्रियाओं को जानने के लिए, आईपी तैयार करने के लिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट भैया, डीटीएलडी का पूर्ण रूप क्या है? आप क्या बताओगे? डीटीआरडी अभी आप पढ़ के आए हो, डीटीएलडी बता दो तो कहोगे डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो, लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके बताओ भैया। चैनल पर पहली बार है और सब्सक्राइब करके बताओ कि हाँ सर वीडियो अच्छा लगा। औपचारिक मूल्यांकन, फॉर्मल असेसमेंट, औपचारिक आकलन कर लो भैया, का मुख्य विशेषता क्या है? कहोगे सर ये होता है मानक के अनुसार, इसमें समय नियम सब निश्चित होता है। तो बी ऑप्शन की ओर आप आगे बढ़ोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। मिलता हूं भैया नेक्स्ट वीडियो। महज 16 मिनट में आपकी वीडियो में 30 क्वेश्चन को मैंने कराया। धन्यवाद दोस्तों।